हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब जैसा कि आपको पता है, हमेशा की तरह हम सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक पार्ट करेंगे और इसके बेसिक पार्ट को हम इस तरह से करेंगे ताकि आपको एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करवाने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चों के मन में ना ये बात पहले से ही बैठी रहती है कि ये जो चैप्टर है ये बहुत मुश्किल है। मतलब वो या तो इस चैप्टर को छोड़ देते हैं और या इस चैप्टर को वो जस्ट ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, बट उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। बट बिलीव मी, अगर आपको मेरे पे थोड़ा सा भी फेथ है तो हम इस चैप्टर को इस तरह से करेंगे कि आप इसके क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स खुद से सॉल्व करोगे। अब देखो, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा पीछे चलते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस में। आपको पता होगा हमने वहाँ पर एक कंसेप्ट पढ़ा था, इन्वर्टिबल फंक्शन। अगर कोई f फंक्शन x टू y और अगर मैं एक उल्टा फंक्शन लिखूँ y टू x, ये x टू y है, ये y टू x है, और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं, g ऑफ f इज इक्वल टू x, f ऑफ g इज इक्वल टू y, तो मैं g को बोल सकता हूँ कि वो क्या है, f का इन्वर्स है। अब आपका ध्यान यहाँ पर भी होना चाहिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई फंक्शन बाईजेक्टिव है तो वो इन्वर्टेबल है, और अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है तो वो बाईजेक्टिव है। बाईजेक्टिव मतलब 1 1 on 2। तो मैं यहीं से अपना जो चैप्टर नंबर 2 है यहीं से स्टार्ट करूंगा। चीज़ों को थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। देखो, पहले मैं आपको इन्वर्स का कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। अब देखो, मान लो ये कोई एफ मैपिंग है x टू y, ठीक है। ये किस तरह से डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इफ़ एफ इज़ बाईजेक्टिव, अगर हमारा जो f है वो बाईजेक्टिव है, देन f इनवर्स एग्जिस्ट। देन f इनवर्स होगा तो f इनवर्स को हम लिखेंगे कैसे, आपको पता है कि उल्टी मैपिंग हो जाती है। मतलब ऐसा हो जाता है, g इज इक्वल टू एफ इनवर्स y टू x, ऐसा कुछ हो जाता है। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा फिर, f को आप उधर लेके जा सकते हो, या f इनवर्स y इज इक्वल टू x, ठीक है। मतलब f इनवर्स y, ये हमारी इनपुट होगी, ये हमारी आउटपुट। तो अगर इसको आप ध्यान से देखो तो जस्ट मैं f को उधर ले गया तो वो f इनवर्स बन गया और इधर क्या रह गया, ओनली x। अब इसको अगर आप ट्रिग्नोमेट्री से जोड़ना चाहोगे तो कैसे जोड़ेंगे, मान लो साइन x इज इक्वल टू वाई, साइन x इज इक्वल टू वाई इफ साइन इज बाईजेक्टिव फंक्शन। अगर साइन भी बाईजेक्टिव फंक्शन है तो इनवर्स ऑफ साइन एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो एग्जिस्ट करेगा दैट मीन्स मैं साइन को उधर लेके जा सकता हूँ, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि f को आप उधर ले जाओ तो सेम यहाँ पर x यहाँ पर रह जाएगा, और साइन को आप उधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स y। ये जस्ट लिखने का तरीका है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो ये बेसिकली फंडा हम यूज़ करने वाले हैं। मतलब ये मैंने आपको जस्ट ये बताया कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते किसको हैं। जस्ट मैंने साइन फंक्शन देखा, अगर वो 1 1 on 2 है तो मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और उसका इन्वर्स हम लिख के दिखा देंगे। तो ये एक्चुअल में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊँ, ठीक है। तो मेरा मतलब क्या कहने का, जस्ट हम यहाँ पर एक साइन फंक्शन लिखेंगे, उसको हम चेक करेंगे कि वो 1 1 on 2 है या नहीं। अगर वो है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब सुनने में जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, वो आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो, साइन फंक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। आपको एक बात पहले से ही पता होनी चाहिए कि साइन जो फंक्शन होता है उसमें हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं और उसकी आउटपुट भी आपको पता है ऐसी आती है, 0 ये टेबल है, 1/2 1/√2 √3/2 1, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। और आपको ये भी पता होगा, आपने 10th और 11th दोनों क्लासेस में पढ़ा होगा कि साइन की सबसे बड़ी वैल्यू होती है 1 और सबसे छोटी होती है -1। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। As we know, साइन फंक्शन की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है, और रेंज या कोड डोमेन कितनी होती है, -1 to 1, क्योंकि साइन का आंसर हमेशा -1 और 1 के बीच में ही आता है। -1 और 1 भी हो सकता है, और उसमें हम कोई भी वैल्यू फिल कर सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। ये आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो इसको आप मतलब कि लर्न कर लो, क्योंकि आपको याद ही करना पड़ेगा ये, ठीक है। अब साइन फंक्शन कि ये जो है आपकी डोमेन है और ये क्या है, कोड डोमेन है।
अब जस्ट हमें ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। अगर ये 1 1 ऑन 2 है मतलब ये बाइजेक्टिव है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका हम इन्वर्स लिख देंगे। अब इसको ना मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई है। अब देखो आपको पता होगा π/2, कुछ बच्चों को शायद नहीं पता होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। तो π/2 का क्या मतलब है, 180/2 मतलब 90। तो आप इतना याद रखोगे कि पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 180। ठीक है। अब देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर कि साइन 0 कितना होता है। आप बोलोगे सर 0। साइन -π/2 कितना होगा, -1। ये जस्ट मैं आपको जो वैल्यू आप जानते हो उनको बता रहा हूँ। साइन 90 कितना होगा, 1, क्योंकि -1 और 1 के बीच में इनफाइनाइट टाइम रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है। साइन पाई कितना होता है, वो भी कितना होता है, 0। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई, अब मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। एज 0 and pi has same image, कितनी है इमेज, 0। Therefore this sine function is not 1 1। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 1 की डेफिनेशन क्या कहती है कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y। मतलब लेफ्ट साइड पे जो भी मतलब कि सेट है उसके सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर 0 और पाई की सेम इमेज आ रही है, मतलब इट इज़ नॉट 1 1। और अगर ये 1 1 नहीं है तो इट इज़ देयरफॉर इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ। और अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्टेबल फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ही वो इन्वर्टेबल है। विच इम्प्लाइज, यहाँ पर लिख लो, साइन इनवर्स, और आप ऐसा लिख लो, इनवर्स ऑफ साइन डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारा तो क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गया कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। तो हम फिर इस चैप्टर को किस तरह से पढ़ेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है ही नहीं है तो फिर हम इसके इन्वर्स की तो बात ही नहीं कर सकते। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये इतना भी ईजी नहीं है जितना आपको देखने में लग रहा है, तो फिर हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब ऐसा करते हैं, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो ये मैंने आपके सामने साइन फंक्शन लिखा है दोबारा से, जिसकी डोमेन कितनी है, सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज कितनी है, -1 to 1। ठीक है। अब इसको ना मैंने आपको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाया। अब आपको क्लियरली दिख रहा है, मैंने आपको लास्ट पेज पे भी बताया कि ये 1 1 नहीं है। आप देख भी सकते हो, देखो 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, देखो ये x क्या है, मतलब सभी रियल नंबर जो वैल्यू ले सकता है। ये इनफाइनाइट टाइम इधर जा सकता है, इनफाइनाइट टाइम इधर जा सकता है। और रेंज मतलब y की वैल्यू कितनी है, -1 to 1। ये देखो 1 तक ही ग्राफ जा रहा है और यहाँ पर नीचे -1 तक ही आ रहा है। ठीक है। अगर देखो आप देखो साइन 0 कितना है, 0, साइन पाई कितना है, 0, मतलब यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स पर हमारा जो फंक्शन है वो सेम वैल्यू दे रहा है, मतलब सेम इमेज दे रहा है, मतलब ये क्लियरली 1 1 नहीं है। अब क्योंकि ये 1 1 नहीं है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए अगर हम साइन फंक्शन का इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो उस टाइम जब मतलब कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट डेवलप किया गया तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम किसी तरह इस फंक्शन को, साइन फंक्शन को 1 1 ऑन 2 कर दें, तो उसके बाद अगर हमने साइन फंक्शन को किसी तरह से 1 1 ऑन 2 कर दिया तो वो बाइजेक्टिव हो जाएगा। अगर वो बाइजेक्टिव हो जाएगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने ना, देखो इसकी डोमेन कितनी है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, बहुत बड़ी है। तो उन्होंने क्या किया, इसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की कि इसको अगर हम किसी तरह से छोटा कर दें। अब वो छोटा हम इस तरह से करेंगे ताकि जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 हो सके। ऑन टू के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। अब देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये वाला इंटरवल ले लिया। देखो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ।
तो उन्होंने क्या किया, इस वाले इंटरवल को जिसको मैंने डार्क किया है, ये वाला इंटरवल जो है इसको डिसाइड कर लिया कि ये क्या होगी हमारी डोमेन। अब इसको मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। उन्होंने क्या किया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, रेस्ट्रिक्टेड साइन फंक्शन, ये आपके लिए लिखा है मैंने। देखो ये जो भी मैं आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ ये हमें क्वेश्चंस में यूज़ नहीं करने, ये जस्ट आपको कंसेप्ट समझाना है एक्चुअली मुझे। अगर आप इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ गए तो इन ग्राफ्स का हमारे मतलब कि क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चंस को आप खुद ब खुद सॉल्व कर पाओगे। अब देखो रिस्ट्रिक्टेड साइन फंक्शन हमारा किस तरह से है, जिसकी डोमेन कितनी है -π/2 से लेके π/2 तक, और उसकी रेंज कितनी है -1 to 1। अब उन्होंने क्या किया, इसको रिस्ट्रिक्ट कर लिया, मतलब कि डोमेन को, जो डोमेन हमारी सेट ऑफ रियल नंबर थी उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करके -π/2 to π/2 कर लिया। अब क्लियरली अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्लियरली 1/1 फंक्शन है। अब वो कैसे, अब मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो इसको आप ध्यान से देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर कितनी वैल्यू दे रहा है sin π/2 1, यहाँ पर कितनी दे रहा है -3π/2 पर 1, बस सेम वैल्यू दे रहा है ना फंक्शन। अगर आप इस इंटरवल में देखो, यहाँ पर अलग वैल्यू है, यहाँ पर अलग वैल्यू है, कोई भी x की आप वैल्यू ले लो, यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले लो इस इंटरवल में, तो सब पर अलग अलग वैल्यूज़ हैं। ये जो मतलब कि ऑरेंज वाली लाइन है ये y की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा हमारे पास y में कुछ अलग आंसर है, जो भी हम x की वैल्यू लेंगे। देखो इसको मैं रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो ये हमारा इंटरवल है -π/2 से π/2। अगर अभी देखो ये सभी x की वैल्यूज़ हैं, जितनी भी सोच सकते हो आप, और इन सभी के कॉरस्पॉन्डिंग y में डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, मतलब कि सभी के डिफरेंट आंसर आएंगे, मतलब जितने भी x हैं सभी की डिफरेंट इमेज आ रही है। तो क्लियरली ये फंक्शन हमारा क्या है 1/1। अब ऑन टू की बात करते हैं। अब देखो ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है कि y में राइट हैंड साइड में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी ना किसी x के साथ मतलब लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट के साथ अटैच होना चाहिए। अब देखो ये हमारा y है, ये वाला, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1 और मिनिमम कितनी है -1। तो सभी y देखो आपके सामने ये ग्राफ कंटिन्यूस है, मतलब कहीं पर भी ये ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब हर एक y जो भी हम वैल्यू सोच सकते हैं वो किसी ना किसी x के साथ अटैच है, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, मतलब किसी ना किसी के साथ अटैच है। तो क्लियरली ये जो फंक्शन है हमारा ये 1/1 है। तो यहाँ पर आप लिख दो, देखो यहाँ पर आप पहले लिख लो डिफाइंड एज, ये फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, sin x = y। तो यहाँ पर आप लिख दो क्लियरली दिस साइन फंक्शन इज 1/1 which implies sine function is बाइजेक्टिव। अब देख लो आपके सामने है, जो साइन फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव नहीं था लास्ट पेज पे, उसको हमने रिस्ट्रिक्ट करके बाइजेक्टिव कर लिया। और अगर हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है दैट मीन्स वो क्या है, इन्वर्टेबल। तो यहाँ पर आप लिख दो विच एम्प्लाइज साइन फंक्शन इज इन्वर्टेबल। और अगर वो इन्वर्टेबल है तो मतलब उसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, जो मैंने आपको फंक्शंस में भी समझाया था। देखो ये साइन फंक्शन है आपका, थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। तो इसका इन्वर्स देखो, इसका इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा, इसको आप ऐसा कर लो, साइन इन्वर्स लिख दो। अब इसको मैं रोटेट करूँगा, ये इसकी कोडोमेन है, ये इसकी डोमेन है। अब ये रोटेट हो जाएगी, ये यहाँ पर आएगी -1 to 1, और ये जो इनपुट है ये मतलब कि इसकी कोडोमेन बन जाएगी या रेंज बन जाएगी। अब ये कैसे डिफाइन होगा, साइन इनवर्स y = x। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, साइन को अगर आप उधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स y = x। तो ये आपने याद रखना है। तो ये हमारा क्या है, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, जिसको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो ग्राफ्स हैं इनसे आपने डरना नहीं है, ये जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है कि ये किस तरह से काम करता है। और एक और बात, आपने अपने साइन फंक्शन की, देखो ये जो पार्ट है ना साइन इनवर्स फंक्शन, सॉरी, इसकी आपने ये जो डोमेन और रेंज है ये जरूर याद रखनी है। और हो सके
तो अपने जो मतलब कि हमारा जो फंक्शन है, मतलब साइन फंक्शन है, उसकी भी डोमेन और रेंज को आपने याद रखना है। ये दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में डाउट हो सकता है कि सर आपने यही इंटरवल क्यों लिया। अगर आप इस इंटरवल को ध्यान से देखो तो इसमें भी ये फंक्शन क्या है, 1 1 on 2। ठीक है, ऐसे ही आप ये वाला इंटरवल भी देख सकते हो, इसमें भी ये क्या है, 1 1 on 2। तो इस तरह से तो हम बहुत सारे इंटरवल लिख सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम इधर, इनफाइनाइट टाइम इधर। तो देखो फिर इसका सोल्यूशन क्या है। देखो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट डेवलप किया गया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस मतलब कि जो डोमेन हमारी रियल नंबर है उसको रिस्ट्रिक्ट करें और इस फंक्शन को, साइन फंक्शन को 1 1 on 2 करें। तो उसी टाइम ये डिसाइड किया गया कि हम इसी इंटरवल को हमेशा कंसिडर करेंगे, -π/2 to π/2। इंटरवल बहुत सारे ले सकते हैं बट इसी इंटरवल को स्टैंडर्ड माना गया। तो इसलिए इस इंटरवल का एक खास नेम भी, आप इसको याद भी रखोगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज को प्रिंसिपल रेंज। और प्लीज़ आप इसको याद रखोगे क्योंकि ये वर्ड आपको क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा। अब ऐसा करते हैं, कॉस फंक्शन के इन्वर्स को हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वर्स ऑफ कॉस फंक्शन की। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कॉस की आपको डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। अब देखो आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1, और सबसे छोटी कौन सी होगी, -1। मतलब ये हमारी रेंज है या को डोमेन है और इसमें हम सभी वैल्यूज़ फिल कर सकते हैं। ये कहीं पर भी नॉट डिफाइंड नहीं है, तो सेट ऑफ रियल नंबर इसकी डोमेन है। डिफाइन कैसे, cos x = y। और ये मैंने आपको ग्राफ पे प्लॉट करके भी दिखा दिया। और अगर आप कॉस के ग्राफ को अच्छे से देखो तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। आप चेक भी कर सकते हो, π/2 3π/2 दोनों पर आंसर y में कितना आ रहा है, 0। cos π/2 भी 0 होता है, cos 3π/2 भी 0 होता है। मतलब दो एलिमेंट्स की सेम इमेज। और 1 1 की डेफिनेशन क्या कहती है कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y। यहाँ पर दोनों की सेम आ रही है, अगर सेम आ रही है तो ये क्लियरली 1 1 नहीं है। तो इसको भी हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे, अब देखो हमें एक ऐसा इंटरवल ढूंढना पड़ेगा जो क्लियरली 1 1 on 2 हो। अब वो इंटरवल कौन सा है, 0 से लेके पाई तक। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। अब क्लियरली अगर आप इस हाईलाइटेड पोर्शन को देखोगे, मतलब इस इंटरवल को देखोगे 0 से लेके पाई तक, सब में x की मतलब y की डिफरेंट वैल्यू आ रही है फॉर डिफरेंट x। जितने भी आप x सोचोगे सबके लिए y की डिफरेंट वैल्यू, मतलब सभी डिफरेंट x की सभी डिफरेंट इमेजेस हैं। और y में भी कोई एलिमेंट खाली नहीं है, आप कोई भी y की वैल्यू लो यहाँ पर, इसमें से सभी किसी ना किसी x के साथ अटैच हो रहे हैं। मतलब ये क्लियरली फंक्शन 1 1 on 2 है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखो रेस्ट्रिक्टेड कॉस फंक्शन। तो जिसकी डोमेन पहले सेट ऑफ रियल नंबर थी तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, 0 से लेके पाई तक ये इसकी डोमेन है। और इसकी रेंज कितनी है, वही सेम -1 to 1। डिफाइन कैसे है, cos x = y। क्लियरली जो मैंने आपको अभी अभी बताया, क्लियरली cos फंक्शन is 1 1 on 2, which implies cos function is bijective। और अगर हमारा cos function bijective है, which implies cos function is इन्वर्टिबल। मतलब हमारा कॉस फंक्शन इन्वर्टिबल है। और अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस इन्वर्स। अब इसको मैं रोटेट करूँगा, -1 to 1 2। अब ये डोमेन थी तो ये क्या बन जाएगी, को डोमेन, इस तरह से। अब ये डिफाइन कैसे होगा, कॉस इन्वर्स। अब इसको इधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये y = x। तो ये हमारा क्या है, इन्वर्स ऑफ कॉस फंक्शन। और हमेशा की तरह इसको आप याद रखोगे, इसकी डोमेन और रेंज को, ये आपको बाद में जाके हेल्प करेगी। और जो मैंने आपको साइन में भी बताया था कि ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल रेंज। क्योंकि क्वेश्चंस में आपको यही पूछेंगे कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ।
तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल रेंज किसको बोलते हैं। जिस तरह से साइन फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि ऐसे हम बहुत सारे इंटरवल लिख सकते हैं, जैसे ये वाला पाई टू 2 पाई, 0 to -पाई, तो ऐसे हम बहुत सारे इंटरवल लिख सकते हैं। बट ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल मतलब कि इंटरवल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल रेंज। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे tan फंक्शन के इन्वर्स के बारे में। अब देखो इसकी भी आपको डोमेन और रेंज पहले ही पता होनी चाहिए। अब आपको पता है कि tan फंक्शन जो होता है देखो वो 90 पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो वहीं यहाँ पर लिखा गया है कि इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, बट उसमें से 2n+1 π/2 मतलब π/2 के जितने भी मल्टीपल हैं, ऑड मल्टीपल्स हैं, 2n+1 एक ऑड नंबर है मतलब 3 π/2, 1 π/2, 5 π/2, 7 π/2, सिमिलरली -π/2, -3 π/2, -5 π/2, इन सभी पर हमारा जो tan फंक्शन होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो डोमेन में से उन्होंने माइनस कर दिया इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि 90 पर हमारा tan फंक्शन या 90 के ऑड मल्टीपल्स पर हमारा जो फंक्शन है tan फंक्शन वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये हमारी डोमेन है। अब रेंज क्या है इसकी, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसकी कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अब देखो इसके ग्राफ को देख के डरना नहीं है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि हमें इसके किसी भी साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ को हमें याद नहीं करना। ये जस्ट आपका कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए है। आपने किसी भी तरह से ग्राफ को लेके कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना, ये जस्ट आपका कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए है। बस आपने इस वीडियो को अच्छे से देखना है ताकि आप एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर पाओ। अब देखो अगर आप tan के मतलब कि ग्राफ को भी देखोगे तो ध्यान से देखो, आपको पता है कि ये tan 0 कितना होता है, 0, tan पाई कितना होता है, 0, मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स पर सेम वैल्यू दे रहा है। तो दैट मीन्स हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है, मतलब वो बाइजेक्टिव नहीं है। तो इसको भी हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम रिस्ट्रिक्ट किस तरह से करेंगे उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। अब देखो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब क्लियरली अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो लाइन है हमारी, ये वाली मतलब जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये कभी भी π/2 को टच नहीं करेगी। ये उसके पास रहेगी पर उसको टच नहीं कर सकती, क्योंकि tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। सिमिलरली tan -90 भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये उसको टच नहीं करेगी बट उसके साथ साथ चलती जाएगी। ठीक है, तभी इसकी जो रेंज है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पर y की वैल्यू बस इंक्रीज करती जाएगी हमेशा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, tan, अब इसकी जो डोमेन थी पहले r माइनस ये सब कुछ जो 2n+1 π/2, तो इसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया किस तरह से, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। आपको याद होगा हमने साइन और कॉस में क्लोज इंटरवल लिए थे, क्योंकि उसमें -π/2 और π/2 को हमें इंक्लूड करना था। अब इसमें हमें इंक्लूड नहीं करना तो मैंने ओपन ब्रैकेट डाली है। अब इसकी जो रेंज है मतलब को डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स ही है। ठीक है, अब क्लियरली यहाँ पर आप लिख दो tan फंक्शन इज 1 1 ऑन टू। आप चेक भी कर सकते हो, देखो ये सभी x की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर x की वैल्यू और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। तो सभी के लिए डिफरेंट y की वैल्यूज़ हैं। आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि सेम आएगी, बट ये सेम नहीं है, वो जस्ट मेरे बनाने में डिफरेंस है। बट हमेशा x हमें डिफरेंट y की वैल्यू देगा। और ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है कि y में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। आप कोई भी y उठा लो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, वो किसी ना किसी नीचे x के साथ अटैच होगा। यहाँ से उठा लो, वो किसी ना किसी x के साथ अटैच होगा। तो क्लियरली दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, विच इम्प्लाइज tan फंक्शन इज बाइजेक्टिव। और अगर ये बाइजेक्टिव है, विच इम्प्लाइज tan फंक्शन इज इन्वर्टेबल। तो अगर ये इन्वर्टेबल है तो इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स, क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसकी जो मतलब कि इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसकी को डोमेन क्या होगी, -π/2 टू π/2। अब इसको भी आप रोटेट कर दो, जैसे यहाँ मैंने लिखा था tan x इज इक्वल टू y, तो यहाँ पर वैसे मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर आप लिख दो डिफाइंड एज tan x इज इक्वल टू y। तो इसको मैं रोटेट कर दूंगा, मतलब tan इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और हमेशा की तरह इसको हम याद रखेंगे, इसकी डोमेन
और रेंज को। और आपको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रेंज। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ कॉसेक फंक्शन। अब इसकी भी आपको डोमेन और रेंज पहले ही पता होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अब आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर देखो ये साइन है, साइन 0 कितना होता है 0, और कोसेकेंट फंक्शन जो होता है वो साइन का रिवर्स होता है, मतलब कोसेकेंट होता है 1/sin, तो 1/0 कितना होगा, नॉट डिफाइंड। तो ये बात आपने याद रखनी है कि कोसेकेंट जो होता है वो 0 पर क्या होता है, नॉट डिफाइंड। सेम वे से आपको पता होगा साइन 0 पर पाई, 2π, -2π, -π, इन सभी पर क्या होता है 0। तो दैट मीन्स कोसेकेंट फंक्शन हमारा पाई के जितने भी मल्टीपल हैं उन पर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि इसकी डोमेन में से, रियल नंबर में से x = nπ को रिमूव कर दिया ताकि हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड ना हो। ठीक है। अब रेंज की बात करते हैं। अब इसमें भी आप एक बात याद रखोगे कि इसमें सभी रियल नंबर आ सकते हैं रेंज में, बट कभी भी इसका आंसर देखो 1 आ सकता है, -1 भी आ सकता है, बट कभी भी इसका आंसर -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा। मतलब -1 को छोड़ दो, 1 को छोड़ दो। जैसे अगर मैं आपको रफ में समझाऊं तो आप -1 को छोड़ दो, 1 को भी छोड़ दो। इसके जो बीच में नंबर है ना, ये सभी, ये कभी भी कोसेकेंट की मतलब की रेंज में नहीं आ सकते। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल रियल नंबर -1, 1 ओपन ब्रैकेट। ओपन का मतलब -1 और 1 इंक्लूड नहीं है। ठीक है। तो उसी तरह से इसका ग्राफ मतलब कि बनाया गया। तो हमेशा की तरह इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये जस्ट आपको समझाने के लिए ताकि आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। अब आपके सामने ही है, ये देखो यहाँ पर मतलब कि π/2 पर ये वैल्यू 1 दे रहा है, बट ये कभी भी 0 और पाई को टच नहीं करेगा, उसके साथ साथ रहेगा, क्योंकि 0 और पाई पर क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड। सिमिलरली पाई और 2π पर, सिमिलरली -π और 0 पर, सभी तरह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो आप देखते ही बता सकते हो कि ये भी क्या है कि ये 1 1 नहीं है। अब आपके सामने ही है कोसेकेंट π/2 कितना है, 1। सेम वे से कोसेकेंट -3π/2 वो भी कितना है, 1। मतलब 2 पॉइंट्स पर सेम वैल्यू, तो दैट मीन्स हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है, मतलब वो बाइजेक्टिव नहीं है। तो इसको भी हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम किस तरह से करेंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये वाला पोर्शन हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, बट ये वाला पोर्शन हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। आप देखो इन दोनों पॉइंट्स पर y की वैल्यू सेम आ रही है और दोनों में क्या है, x अलग अलग है। मतलब 2 पॉइंट्स पर सेम वैल्यू, आपको ग्राफ में भी दिख रहा होगा कि ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी, मतलब x की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की सेम वैल्यू। तो इसलिए हम ये वाला एरिया रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। अब कौन सा एरिया रिस्ट्रिक्ट करेंगे, मैं उसको आपको शेडिंग करके दिखा देता हूँ। अब देख लो आपके सामने है, हम इस वाले इंटरवल को -π/2 से लेके π/2 को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। आपके सामने है, मैंने यहाँ तक ही इसको डार्क किया, सेम मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक इसको डार्क किया। मतलब हम ये वाला जो इंटरवल है, मतलब जो हमारी डोमेन थी r - nπ, तो उसकी जगह पर हम कौन सी डोमेन लेंगे, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। कोसेकेंट -π/2 को हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि कोसेकेंट π/2 और -π/2 पर डिफाइन है। अब आपके सामने आपको पता है कि इसकी डोमेन में 0 नहीं है, आपको पता है nπ, मतलब अगर हम n को 0 लेंगे तो वो 0 बनेगा। 0 पर कोसेकेंट हम फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पर भी -π/2 और π/2 के बीच में 0 आएगा, तो उसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि कोसेकेंट 0 नॉट डिफाइंड है। तो ये हमारी क्या है, डोमेन। तो हमारी रेंज क्या होगी, रेंज हमारी वही रहेगी, ऑल रियल नंबर्स -1, 1 ओपन ब्रैकेट। अब इसको मैं क्लियरली देखते ही बता सकता हूँ कि ये क्लियरली 1 1 ऑन2 है। कैसे, देखो अगर आप π/2 सोचोगे, देखो यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू है, यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू है, यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू, यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू है। मतलब जो भी आप x की वैल्यू सोचोगे सब के लिए आपको लग रहा है ये आगे जाके मीट करेगी, ये मीट नहीं करेगी, ये उसके साथ साथ चलती जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब हर एक x के लिए इसके पास आंसर है, और 0 हमने मतलब इंक्लूड ही नहीं किया, तो 0 की हम बात ही नहीं करेंगे। सेम वे से अगर आप इधर आएँ तो यहाँ पर भी जितने भी आप x की नेगेटिव वैल्यू सोचोगे सभी के लिए y में आंसर है। और सेम वे से ऑन2 में क्या होता है, ऑन2 में हम ये चेक करते हैं कि क्या सभी y x के साथ अटैच हो रहे हैं। आप देख लो ये जो डार्क पोर्शन है ये y वाला है, तो जितने भी मतलब कि y की वैल्यूज़ है सभी, ये सभी किसी ना किसी x के साथ अटैच होंगी। सेम ये भी। तो क्लियरली ये फंक्शन क्या है, 1 1 ऑन2। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो
ये किस तरह से डिफाइन है, कोसेकेंट एक्स इज इक्वल टू वाई। तो आप यहाँ पर लिख दो क्लियरली कोसेकेंट फंक्शन इज 1/1 therefore cosecant function is bijective। और अगर ये बाइजेक्टिव है which implies cosecant function is इन्वर्टेबल, मतलब ये इन्वर्टेबल है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर ये इन्वर्टेबल है तो इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, कोसेकेंट इनवर्स। अब ये इसकी क्या होगी, डोमेन, क्योंकि इसको भी रोटेट करेंगे हम, और ये इसकी क्या होगी, कोडोमेन या रेंज। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, कोसेकेंट इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। आपको पता है कोसेकेंट को हम उधर लेके जाएंगे तो कोसेकेंट इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। और हमेशा की तरह इस मतलब की वैल्यू को आप याद रखोगे कि इसकी डोमेन कितनी है और रेंज कितनी है। और आपको ये भी पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रेंज। अब देखो मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी बता सकता था, जस्ट मैं साइन के एक फंक्शन के ग्राफ को एक्सप्लेन कर देता और बाकी सबको आपको बोल देता कि आपको ये याद करने हैं, क्योंकि अब भी मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आपको ये अल्टीमेटली याद ही करने हैं। बट अगर आप इसको इस तरह से करोगे, देखो अगर इसको सीधा आपको डायरेक्टली याद करना है आप याद कर सकते हो, इसको आप छोड़ सकते हो। बट अगर आप इस वे से करोगे इसको, मतलब जैसे मैंने आपको ग्राफ पर बना के दिखाया कि हमने 0 को रिमूव क्यों किया, -1 और 1 को मतलब रिमूव क्यों किया, या यहाँ पर हमने डोमेन अपनी -π/2 से π/2 ही क्यों ली, तो इन सभी का अगर आप आंसर चाहते हो तो वो आपको ग्राफ करने ही पड़ेंगे। और अगर आप ग्राफ को एक बार अच्छे से कर लोगे और आपको ये पता होगा कि इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन क्या है, तो आपको वो याद करना भी पार्ट ईजी रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इसको इतनी डीप से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ सीकेंट फंक्शन। अब इसकी भी आपको डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए, और अगर आपने कोसेकेंट फंक्शन को अच्छे से समझ लिया तो आपको सीकेंट फंक्शन को भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर देखो, आपको पता होगा कि सीकेंट जो होता है वो क्या होता है, कॉस का रिवर्स 1/cos, और cos 90 कितना होता है 0, 1/0 नॉट डिफाइंड। तो इसलिए सीकेंट 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 90 क्या, जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं, मतलब 3π/2, 5π/2, -3π/2, -5π/2, इन सभी पर cos क्या होता है 0, मतलब सीकेंट हमेशा ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए मैंने अपनी डोमेन में से सीकेंट की रियल नंबर में से 2n+1, ये हमेशा क्या होगा, एक ऑड नंबर π/2 को रिमूव कर दिया, माइनस कर दिया मैंने इसको, ताकि हमारा फंक्शन डिफाइन हो सके। अब रेंज की बात करते हैं। अब रेंज में क्या होगा सीकेंट की, कि इसकी वैल्यू 1 आ सकती है, देखो यहाँ पर 1 है, -1 भी आ सकती है, बट -1 और 1 के बीच में कभी वैल्यू नहीं आ सकती, तो इसलिए हमने रेंज में से उसको भी रिमूव कर दिया। अब देखो अगर आप इसके ग्राफ को ध्यान से देखो तो ये क्लियरली 1/1 नहीं है, आपके सामने ही है। सीकेंट -π की वैल्यू कितनी है, -1, सीकेंट π की वैल्यू कितनी है, -1, मतलब दो अलग अलग x की वैल्यूज़ के लिए सेम आंसर दे रहा है, मतलब दो अलग अलग x के लिए सेम इमेज, मतलब ये क्लियरली 1/1 नहीं है। तो इसको भी हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम देखो किस तरह से रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जिस तरह से कोसेकेंट फंक्शन में था कि वो मतलब कि ब्रेक्स में था कि यहाँ से कुछ पोर्शन लिया, कुछ यहाँ से लिया, सेम वैसा ही कुछ हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब देखो इसमें भी हमने क्या किया कि यहाँ से कुछ पोर्शन लिया और कुछ यहाँ से पोर्शन किया, और इसको मैंने डार्क कर दिया। अब देखो 0 से लेके π तक, तो इसका रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन कैसे लिखेंगे हम, सीकेंट जो इसकी डोमेन थी r - 2n+1 π/2, तो अब इसकी जो डोमेन है वो कितनी रहेगी, 0 से लेके π तक। अब 0 और π इंक्लूडेड है क्योंकि सीकेंट दोनों पर डिफाइन है। अब इसमें से आपको पता है कि सीकेंट π/2 पर डिफाइन नहीं है, तो इसको हम माइनस कर देंगे अपनी डोमेन में से, क्योंकि यहाँ पर हमारा सीकेंट फंक्शन डिफाइन नहीं है। 2 रेंज हमारी वही रहेगी,
ऑल रियल नंबर्स -1 to 1 ओपन ब्रैकेट। डिफाइन कैसे है, सीकेंट एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। अब देख लो, तो देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे एक्स की, सबसे पहले 1 1 की बात करते हैं। तो ये सभी एक्स की वैल्यूज़ हैं, तो एक्स की जितनी वैल्यूज़ लोगे सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास जो वाई में है वो आंसर आ रहे हैं। सेम यहाँ पर चेक कर लो, सेम डिफरेंट 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 आंसर आ रहे हैं। मतलब जितने भी हम एक्स की वैल्यू सोचेंगे सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट आंसर। मतलब क्लियरली हमारा फंक्शन क्या है, 1 1। अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू क्या कहता है कि वाई में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब ये डार्क वाले पोर्शन में। अब डार्क वाले पोर्शन में आप कोई भी पॉइंट लो वो हमेशा किसी ना किसी एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग अटैच है। आप चेक कर सकते हो, ये आपको लग रहा है ये 7 है, बस ये 7 नहीं है, ये इसके पास पास आता जाएगा पर इसको कभी भी टच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइन। तो हमेशा हमारा हर एक वाई किसी ना किसी एक्स के साथ अटैच हो रहा है। तो देयरफॉर यहाँ पर आप लिख सकते हो क्लियरली सीकेंट फंक्शन इज 1 1 on 2, which implies secant function is bijective। और अगर ये बाइजेक्टिव है which implies secant function is invertible। तो अगर ये इन्वर्टेबल है मतलब इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीकेंट इनवर्स। अब इसको भी रोटेट करना पड़ेगा। अब ये क्या है, इसकी डोमेन, और जो सीकेंट फंक्शन की डोमेन थी मतलब 0 to π, वो इसकी क्या बन गई, रेंज या कोडोमेन। ठीक है, तो ये डिफाइन कैसे होगा, मतलब इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, मतलब सीकेंट इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। और हमेशा की तरह इसको हम याद रखेंगे, इसकी डोमेन और रेंज दोनों को। और इसको हम क्या बोलते हैं, हमारी प्रिंसिपल रेंज। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ कॉट फंक्शन। अब आपको पता है ये हमारा लास्ट ग्राफ है। अब इसकी भी आपको डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। डोमेन इसकी क्या है, r माइनस एक्स इज इक्वल टू एन पाई, क्योंकि आपको पता है कि कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। और कॉट हमेशा 0 या मतलब कि जितने भी पाई के मल्टीपल हैं, 1 पाई, 2 पाई, -2 पाई, -1 पाई, -3 पाई, इन सभी पर क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो उसको उन्होंने उसकी डोमेन में से रिमूव कर दिया ताकि हमारा फंक्शन डिफाइन हो सके। और रेंज इसकी क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये कोई भी वैल्यू रियल नंबर ले सकता है। ठीक है, अब इसके अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखो तो ये क्लियरली मतलब 1 1 नहीं है। आप चेक भी कर सकते हो, कॉट π/2, देखो कॉट 90 पर कितना आंसर दे रहा है, 0। कॉट -π/2 पर आंसर भी कितना दे रहा है, 0। मतलब इन दोनों x की अलग अलग वैल्यू के लिए सेम इमेज आ रही है, मतलब क्लियरली ये 1 1 नहीं है। तो इसको भी हमें 1 1 on 2 बनाने के लिए इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे, अब देखो इसको भी हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, किस में किया है, 0 to π के बीच में। तो कैसे लिखेंगे, कॉट 0 to π। अब 0 और पाई मैं इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि उन दोनों पर हमारा फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि कॉट 0 और कॉट पाई क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए 0 to π के बीच में। ठीक है, 2 रेंज कितनी रहेगी हमारी, सेट ऑफ रियल नंबर। डिफाइन कैसे है, कॉट एक्स इज इक्वल टू वाई। आप चेक भी कर सकते हो। अब देखो 1 1 को चेक करते हैं, जितनी मर्जी आप एक्स की वैल्यूज़ ले लो, यहाँ पर सभी के लिए कॉरस्पॉन्डिंग वाई में आंसर है। सेम यहाँ पर अगर आप कोई भी एक्स की वैल्यू लोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग वाई में आंसर है। ऑन टू को चेक करते हैं। देखो ऑन टू क्या कहता है कि वाई में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। आप वाई, ये डार्क वाली लाइन में कोई भी वाई की वैल्यू देख लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक्स यहाँ पर होगा। मतलब हमारा हर एक वाई किसी ना किसी एक्स के साथ अटैच हो रहा है। तो क्लियरली ये फंक्शन क्या है, 1 1 on 2। यहाँ पर आप लिख दो क्लियरली कॉट फंक्शन is 1 1 on 2, therefore cot function is bijective। और अगर ये बाइजेक्टिव है which implies cot function
इज़ इन्वर्टिबल, मतलब ये इन्वर्टिबल है। और अगर इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉट इन्वर्स। अब ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर इसकी डोमेन, और इसकी रेंज क्या आएगी 0 to पाई। और इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। इसको आप उधर लेके जाओगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, और हमेशा की तरह इसको हम याद रखेंगे। ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, और ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल रेंज। अब देख लो आपके सामने है, हमने 1 by 1 करके सभी ग्राफ्स को डिस्कस कर लिया, और इन फॉर्मूलाज को हम याद रखेंगे। अब मैं आपको कुछ टिप्स और कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा जिसकी आप हेल्प से एक्सरसाइज 2.1 को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर ना मैंने कुछ टिप्स लिखी हैं जो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाली हैं। आप इनको प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने साइन फंक्शन की डोमेन और रेंज को लिखा है, यहाँ पर मैंने साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज को लिखा है। इन दोनों को आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब देखो एक्चुअल में ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर मैं साइन इनवर्स को साइन के साथ लिखूं तो ये दोनों अल्टीमेटली, अगर आपको बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो कि ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे और इसका आंसर कितना आएगा x। सेम यहाँ पर भी होता है कि साइन और साइन इनवर्स अगर ये भी इकट्ठे आएँ तो ये कट हो जाते हैं और इसका आंसर कितना आएगा x। बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। अब वो कंडीशन क्या है, इफ़ x। अब देखो आपको ये बात याद रखनी है, देखो साइन इनवर्स फंक्शन ये डोमेन है, मतलब ये इनपुट है, और जो भी हमारा साइन इनवर्स का आंसर आएगा यहाँ पर फिल करके वो -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए। अब ये साइन इनवर्स फंक्शन है, अब इसके बीच में कोई एंगल है, अब भूल जाओ कि इसके अंदर साइन है, इसके अंदर कोई एंगल है, तो इसका साइन इनवर्स का जो भी आंसर आना चाहिए, मतलब जो x आएगा वो हमारा इसके बीच में आना चाहिए, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये एक्चुअल में x हमारा क्या है, रेंज है, ठीक है। तो x जो है वो रेंज में से आना चाहिए। तो x किसको बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से लेके π/2 के बीच में, -π/2 और π/2 भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी कंडीशन है इफ़। अब देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बाहर कौन है, साइन। अब साइन फंक्शन की बात करते हैं। अब साइन फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है, -1 to 1, मतलब साइन फंक्शन के बीच में जो भी एंगल हम रखेंगे उसका आंसर 1 और -1 के बीच में ही आना चाहिए, -1 और 1 भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -1 और 1 क्लोज ब्रैकेट। तो ये कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ टिप्स बताई हैं। अब इसका ना हम एक एक पार्ट सॉल्व करके देखेंगे कि इनको हम क्वेश्चंस में एक्चुअल में यूज़ कैसे करेंगे। अब मान लो आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाए, साइन इनवर्स साइन 2π/3, मान लो इसको हमें इवेल्युएट करना है, तो इसको हम किस तरह से इवेल्युएट करेंगे। अब आपको पता है कि आपका जो आंसर है, देखो अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि साइन इनवर्स से साइन कट कर गया और हमारा आंसर कितना आ गया 2π/3, बट ये गलत है। अब गलत क्यों है, आपको कैसे पता लगेगा कि हमारा आंसर गलत है, क्योंकि अगर आप 2π/3 को कैलकुलेट करो, आपको पता है कि π/3 मतलब 60। अब 60 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 120, ठीक है। तो हमारा जो x है वो -90, अगर इसको मैं डिग्री में बोलूँ, -90 और 90 के बीच में आना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा आना चाहिए। मान लो ये 90 है, ये -90 है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में आना चाहिए। और हमारा जो 120 है वो यहाँ पर है, कहाँ पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर सीधा कट नहीं हो सकता और हमारा आंसर क्या है, गलत है। तो इसको फिर हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको हम एक्चुअल में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपने मतलब कि 10th और 11th क्लास में पढ़ा भी होगा, मैंने आपको बताया भी था कि जो 180 और 360 होता है ना, उसमें हम नो चेंज करते हैं। इसको मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, आपको पता होगा, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ कि साइन π-θ या साइन 180 -θ। 180 -θ का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये 90 है, 180, 270, 360। 180 -θ मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 180 और 360 में क्या होता है, नो चेंज। मतलब अगर साइन 180 -θ है तो साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। तो सेम हम इसको ना थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे,
साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2π/3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि किसी भी साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा। साइन 2π/3 इज इक्वल टू साइन पाई माइनस 2π/3। तो इसको अब सॉल्व करो। साइन इनवर्स साइन 3π माइनस 2π/3, तो कितना आंसर आएगा? साइन इनवर्स साइन 3π माइनस 2π/3। और जो π/3 है, अब इसकी वैल्यू कितनी है? 60। π/3 की वैल्यू कितनी होती है? 60। और 60 हमारे 90 और -90 के बीच में है, मतलब इसका आंसर फिर कितना आएगा? π/3। आप यहाँ पर मेंशन भी कर लो, बिकॉज π/3 जो है वो बिलोंग करेगा -π/2 और π/2 के बीच में। तो ये इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस वे से करोगे तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि इसमें हमने साइन इनवर्स को साइन से कट नहीं किया, इसमें हमने कट कर दिया, तो क्यों कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो -π/2 और π/2 भी हो सकती है और उसके बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो उसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब सेम वे से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। अब मान लो ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, साइन इनवर्स 3। अब मान लो इसको हमें सॉल्व करना है। अब ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा जो आपको पता है कि इसको हम कट कर सकते हैं। अगर हम इसको कट करें तो इसका आंसर कितना आएगा? 3। तो अगर इसका आंसर 3 आएगा और आपको पता है कि इसका आंसर हमेशा -1 और 1 के बीच में या -1 और 1 ही आ सकता है, इससे आगे या पीछे हम नहीं जा सकते। अब सेम यहाँ पर भी था, तो इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, पाई माइनस करके कुछ भी कर लिया, क्योंकि एंगल को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बट ये क्या है? एक नंबर है। अब इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, तो इसको आप क्या लिखोगे? कैन नॉट डिटरमाइंड। मतलब इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये हमारे लिए बहुत ईजी है कि जब भी यहाँ पर मतलब -1 और 1 के बाहर वैल्यू होगी तो हम सीधा लिख सकते हैं कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि 3 को मैं कभी भी मोल्ड करके -1 और 1 नहीं बना सकता या उसके बीच की हुई वैल्यू। बट हाँ, एंगल को मैं चेंज करके अपने मतलब कि इंटरवल में ला सकता हूँ, तो वो मैंने आपको करके दिखा दिया। अब ये जो भी मैंने आपको टिप्स बताई हैं, इनको आप किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर अप्लाई कर सकते हो। कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, कॉट इनवर्स। यहाँ पर जस्ट मैंने साइन इनवर्स की एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअल में हम क्वेश्चंस में करेंगे क्या, मतलब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। मेनली आपको एक तो बात ये पता होनी चाहिए कि कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसकी डोमेन और रेंज क्या है। अगर आपको ये पता है और उसके बाद जो मैंने आपको यहाँ पर टिप्स बताई हैं, अगर आपको ये दोनों बातें अच्छे से क्लियर हैं, डोमेन और रेंज और जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, तो बिलीव मी आपको एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट हम कुछ फॉर्मूलाज करेंगे। वैसे तो ये फॉर्मूलाज जो हैं ये एक्सरसाइज 2.2 की इंट्रोडक्शन में है, 2.1 की इंट्रोडक्शन में नहीं है। बट ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे, तो इसलिए मैं आपको ये पहले ही करवा रहा हूँ। अब देखो, वैसे तो ये फॉर्मूलाज आपको याद ही करने हैं। इनमें से मैं आपको 2 की डेरिवेशन करवा देता हूँ, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। वो डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। वैसे ये फॉर्मूलाज आपको याद ही करने हैं कि साइन इनवर्स ऑफ -x कितना होता है? माइनस साइन इनवर्स x। मतलब टैन का भी सेम है, टैन इनवर्स का कोसेकेंट इनवर्स का भी सेम है। अब सेम वे से कॉस इनवर्स जो मैंने पिंक में लिखे हैं, कॉस इनवर्स -x कितना होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। सेम सेकेंड इनवर्स का, सेम कॉट इनवर्स का। अब इनमें से हम 2 का डेरिवेशन करेंगे, एक साइन इनवर्स का, एक कॉस इनवर्स का। अब देखो, सबसे पहले साइन इनवर्स -x की बात करते हैं। तो मैंने लिख लिया लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -x। अब इसको हमें मतलब कि डिराइव करना है कि ये फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है, अब आपको पता है कि क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन जो है वो इन्वर्टेबल है, मतलब उसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, तो इसको मैं इधर ले आऊँगा तो कितना बनेगा? इधर आके साइन y बन जाएगा इज इक्वल टू -x। अब सेम वे से आप क्या करो कि माइनस को भी आप इधर ले आओ, तो माइनस साइन y इज इक्वल टू x। ठीक है, अब यहाँ पर ना हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था। वैसे आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट्स के बारे में। ठीक है, आपको पता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। क्यों होता है? क्योंकि माइनस एंगल का क्या मतलब होता है कि हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको पता है इसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। माइनस एंगल का मतलब हम उल्टी डायरेक्शन में आ गए, हम फर्स्ट से सीधा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, और फोर्थ में सिर्फ कॉस और सीकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन थीटा। तो सेम वे से हम यहाँ पर ये रिजल्ट यूज़ करेंगे। आपको पता है, यहाँ पर आप मेंशन कर दो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। तो दैट मीन्स माइनस साइन वाई को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो अब फिर से साइन फंक्शन क्या है, मतलब इन्वर्टेबल है, आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, इसको उधर रोटेट कर लेंगे। तो माइनस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, विच एम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू, माइनस को भी आप उधर ले जाओ, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब आपके सामने है, इसको आप नंबर 1 दे दो, इसको आप नंबर 2 दे दो। y की वैल्यू साइन इनवर्स माइनस एक्स थी, अब y की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस साइन इनवर्स एक्स फ्रॉम 1 and 2। मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इस फॉर्मूला को वैसे तो हमने याद ही रखना है, ये डेरिवेशन जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए करवा दिया। अब सेम वे से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स की डेरिवेशन को चेक करेंगे। अब आपको पता है कॉस क्या होता है, इन्वर्टेबल, तो इसको आप इधर ले आओ। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब सेम वे से आप माइनस को इधर ले आओ, तो कितना बनेगा, माइनस कॉस y इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी, आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा को मैं लिख सकता था माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा, बट ऐसा फॉर्मूला यहाँ पर नहीं है कि माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे, अब यहाँ पर अभी हम क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। आपको बताया कि 180 और 360 में नो चेंज होता है। तो यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, आपको पता होना चाहिए, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि पाई और क्योंकि 180 और 360 में नो चेंज, मतलब कॉस का कॉस ही रहेगा। अब 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, क्योंकि 180 माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट के कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो मैंने सही लिखा है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। देखो माइनस कॉस वाई, थीटा क्या है, कॉस पाई माइनस थीटा। तो माइनस कॉस वाई को मैं क्या लिखूँगा, कॉस पाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब क्योंकि कॉस इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो इसको आप उधर ले जाओ, विच एम्प्लाइज पाई माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसमें से आप y की वैल्यू निकाल लो, y को उधर ले आओ और कॉस इनवर्स को आप इधर ले आओ, इज इक्वल टू वाई। अब इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो, अब इसको आप नंबर 2 सपोज कर लो। यहाँ पर कर देता हूँ फ्रॉम 1 and 2। अब y की वैल्यू कितनी थी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अब यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आई है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रखोगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बताया, ताकि आप इन फॉर्मूलाज को ईजी वे से याद रख पाओ। मेनली आपने ये मतलब 6 जो फॉर्मूलाज हैं इनको आपने याद रखना है। ये साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स एक तरह से मतलब आंसर देते हैं, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ये एक तरह से आंसर देते हैं। तो अब देख लो आपके सामने ही है, मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सभी बेसिक्स को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपने इन बेसिक्स पर अच्छे से टाइम लगा लिया ना, तो बिलीव मी आप एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को बड़ी ही ईजिली खुद ही सॉल्व कर पाओगे। आप खुद बोलोगे कि सर हाँ, हमने एक्सरसाइज 2.1 को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया, जो हमें पहले बहुत मुश्किल लगती थी। तो इसलिए बोलता हूँ अपने बेसिक्स हमेशा क्लियर रखो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।